जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है एग्जाम कुंभ यूट्यूब चैनल में। मैं हूं काली शंकर शारदे। हम लोग चर्चा कर रहे थे पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल में हमने पढ़ा पूरा पाषाण काल के बारे में और मध्य पाषाण काल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल के बारे में। ठीक है, नव पाषाण काल ये तीसरा खंड है पाषाण काल का। पाषाण काल के 3 खंड हैं, पहले ही चर्चा हो चुकी है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल नियोलिथिक एज, इसकी कालावधि जो है 9000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में यह 7000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, इसकी प्राचीनता जो है भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है, जबकि वैश्विक संदर्भ में यह 9000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक, नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मान लीजिए पूछ देता है कि नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो देखेंगे हम जॉन लुबार्ग द्वारा सर्वप्रथम 1865 में प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ये इनकी पुस्तक है। इसी पुस्तक में 1865 में जो ये प्रकाशित हुई थी, इसी पुस्तक में जॉन लुबार्ग ने नवपाषाण यानी कि नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, आगे ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे गार्डन चाइल्ड द्वारा इस काल को, क्योंकि इस काल में तमाम नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उस परिवर्तनों के संदर्भ में इस काल को इन्होंने नवपाषाणिक क्रांति नाम दिया है। ठीक है, इसको नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल संस्कृति, ये गार्डन चाइल्ड नाम देते हैं। अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में इस संस्कृति का यानी कि नवपाषाण कालिक संस्कृति का वर्णन गार्डन चाइल्ड ने किया है। ठीक है, अभी तक क्या था कि मनुष्य जो है भोजन संग्राहक था, शिकार करता था, उसका संग्रह करता था, फिर उसका उपभोग करता था। अब क्या है, मनुष्य स्वयं के लिए अन्न उत्पादन करना शुरू कर दिया है। ठीक है, माइल्स वर्किट को देखेंगे। माइल्स वर्किट ने इन विशेषताओं को नवपाषाण काल के संदर्भ में जो है चिन्हित किया है, जिसमें कृषि कार्य है, पशुपालन है, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश। पत्थर के औजार पहले से ही प्राप्त होते रहे हैं पूरा पाषाण काल से, लेकिन वो उनके पॉलिश की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये नवीन चीज है। घर्षण भी, पहले भी घर्षण होता था, लेकिन वो बेडोल टाइप का मोटे उपकरण होते थे, अब सूक्ष्म उपकरणों का निर्माण किया जाने लगा। इसके अलावा मृदभांड निर्माण, चाक पर, कुम्हार के चाक पर मृदभांडों का निर्माण इस काल में शुरू हो गया था। आगे हम इसकी विशेषताओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। नवपाषाण काल के जो विशेषताएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। इस काल में कृषि एवं पशुपालन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ठीक है, मृदभांड निर्माण कला का विकास हो गया था। मृदभांड पहले भी मिले हैं, लेकिन वो हाथ से बनाए हुए मिले हैं। अब क्या है, कुम्हार के चाक पर मृदभांडों का निर्माण इस काल से शुरू हो गया था। अग्नि के उपयोग की जानकारी, ठीक है, हमने पढ़ा है कि पूरा पाषाण काल से ही मनुष्य अग्नि से परिचित था, लेकिन वह उसका उपयोग कैसे किया जाए, अग्नि का उपयोग अपने हित में कैसे किया जाए, इसके उपयोग से वह अज्ञान था। ठीक है, अब देखेंगे ये अग्नि के उपयोग से सर्वप्रथम इस काल में, नवपाषाण काल में मनुष्य परिचित होता है। इस काल के अंतिम दौर से, नवपाषाण काल के अंतिम दौर से धातुओं के उपयोग की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इस काल के अंतिम चरण से धातुओं के उपयोग की शुरुआत हो जाती है। वह पहली कौन सी धातु है, ये अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पहली कौन सी धातु है जिसका उपयोग मानव द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, ये यदि इस टाइप से प्रश्न आता है तो उसका उत्तर होगा तांबा।
इसके बाद हम ताम्र पाषाणकालिक संस्कृति के बारे में जो पढ़ेंगे, उस काल के दौरान तांबे से बने उपकरण तथा पाषाण से बने उपकरण दोनों की प्राप्ति होती है, इसलिए उसको ताम्र पाषाणिक संस्कृति बोलते हैं। आगे देखेंगे वस्त्र निर्माण एवं उनको रंगने की जानकारी भी इस काल के लोगों को हो गई थी। मनुष्य अब देखिए यहाँ पे आ गया, मनुष्य अब भोजन संग्राहक से अब अन्न उत्पादक बन गया, भोजन उत्पादक बन गया। ठीक, आगे देखेंगे अस्थायी बस्तियों का निर्माण इस काल में शुरू हो गया था। शिल्प एवं व्यवसाय का विकास भी शुरू हो गया था। जनसंख्या में अतीव वृद्धि, श्रम विभाजन देखेंगे, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोग पाए जाने लगे हैं, जैसे कुम्हार हो गया, बढ़ई हो गया, इस टाइप से। ठीक है, पुरुष स्त्री में विभेद सर्वप्रथम इसी काल में देखने को मिलता है। व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का विकास भी, इसकी झलक भी इस काल में देखने को मिलती है। ये सारी जो है विशेषताएं, ये सारे परिवर्तन नवपाषाण काल में देखने को मिलते हैं, जिसके कारण, इन्हीं विशेषताओं के कारण, इन्हीं परिवर्तनों के कारण गार्डन चाइल्ड ने इस काल को नवपाषाण कालिक क्रांति का नाम दिया है। ठीक है, आगे हम इसके भौगोलिक विस्तार पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद उपस्थित, अब हम चर्चा करेंगे नवपाषाण काल के भौगोलिक विस्तार के बारे में। भौगोलिक विस्तार में सर्वप्रथम हम देखेंगे उत्तर पश्चिम क्षेत्र। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो उस क्षेत्र में एक स्थान है मेहरगढ़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में विशेष जानकारी रखने की जरूरत है। अक्सर लगभग कह लीजिए तो सभी परीक्षाओं में मेहरगढ़ और उससे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो जानकारियां प्राप्त होती हैं उत्खनन में, उनके बारे में कुछ न कुछ पूछा जाता ही रहा है और आगे भी संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। तो मेहरगढ़ के बारे में हम देखेंगे। यहाँ से नवपाषाण काल से लेके हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मेहरगढ़ है कहाँ? मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कोची मैदान में ये प्रवाहित होने वाली बोलन नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, कोची मैदान जो है, रोची की टोकरी भी उसको कहा जाता है। इसकी खोज, मेहरगढ़ की खोज जो है 1975 में जे फ्रांसोया जैरिज, ये फ्रांसीसी पुरातत्वविद थे, इन्होंने 1975 में मेहरगढ़ की खोज की थी और आगे कैथरीन जैरिज के साथ मिलकर इन्होंने इस स्थल का, यानी कि मेहरगढ़ का उत्खनन कार्य किया। अब मेहरगढ़ की विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे। विशेषताएं मतलब कि यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। यह भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है। ठीक है, नवपाषाण काल से संबंधित भारतीय उपमहाद्वीप का यह सबसे प्राचीन पुरा स्थल है। यहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि में देखेंगे गेहूं, जौ, कपास, अंगूर, बेर, खजूर आदि जो है, आदि का साक्ष्य मिला है कि इनकी खेती होती है। 4 प्रकार के गेहूं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गेहूं जौ के संदर्भ में यह विशेष रूप से उल्लिखित है कि दक्षिण एशिया में यह प्राचीनतम प्रमाण है। गेहूं और जौ की कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में देखने को मिलता है। मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जो कि कुम्हार के चाक पर निर्मित है। हम अभी नवपाषाण काल के विशेषताओं के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, तो उसमें चर्चा हुई थी कि इस समय चाक पर निर्मित जो है मृदभांडों की प्राप्ति होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो कुम्हार के चाक पर निर्मित है। यहाँ से भैंस पाले जाने का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। यहाँ से अन्नागार, मृदभांड निर्माण क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ मृदभांडों का निर्माण किया जाता था, यानी कि कह लीजिए कि व्यावसायिक रूप से जहाँ कुम्हारों की बस्ती थी, वो क्षेत्र यहाँ पे प्राप्त हुआ है। चीनी मिट्टी से बनी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा चक्राकार ताम्र ताबीज, तांबे से बने हुए चक्राकार ताबीज की प्राप्ति इस स्थल से होती है। ठीक, हंसिया का प्रयोग, ठीक है, यहाँ से इसके हंसिया या हंसुआ जो भी कर लीजिए,
उसके प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तांबा गलाने का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। ठीक है, सिलहड़ी के मनकों से निर्मित हार एवं कंगन की प्राप्ति भी यहाँ से हुई है। हाथी दांत ये परीक्षाओं में पूछा गया है। हाथी दांत की प्राप्ति मेहरगढ़ से हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ कुल 7 सांस्कृतिक कालों के साक्ष्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जो विभिन्न कालों से संबंधित है। यहाँ पे हम देख चुके हैं, यह नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के बारे में जानकारी प्रदान करता है यह स्थल मेहरगढ़। बर्तन पकाने के 3 विशाल भट्टियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। शंख से बने आभूषण, कारीगर की एक कब्र प्राप्त हुई है। कारीगर की कब्र से क्या तात्पर्य है? इस कब्र से चिकने पत्थर के कुठार मिले हैं, 9 फ्लिंट चकमक पत्थर के ज्यामितीय उपकरण मिले हैं। ठीक है, 16 छुरियां प्राप्त हुई हैं। इन उपकरणों के आधार पे, ठीक है, ये जो उपकरण या ये सामग्रियां जो प्राप्त हुई हैं इस कब्र विशेष से, उसके आधार पे ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यह कब्र जो है किसी कारीगर की रही होगी। ठीक है, कि उसके उपयोग की वस्तुओं के साथ उसको दफना दिया गया था। यहाँ से नामांकित मुहर की प्राप्ति हुई है। कच्ची ईंटों के आयताकार आवास यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अस्थायी बसाव की जो प्रक्रिया थी, ठीक है, मनुष्य अब अस्थायी रूप से बसने लगा था, उस प्रक्रिया के तहत यहाँ पे कच्ची ईंटों के आयताकार आवास की प्राप्ति मेहरगढ़ से होती है। इसे सैंधव सभ्यता का अग्रगामी स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ लिया है पहले से ही, नवपाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उसी संदर्भ में यहाँ सैंधव सभ्यता का अग्रगामी स्थल इसको मेहरगढ़ को बोलते हैं। यहाँ से एक कब्र मिला है। कब्र के शव के पास से बकरी के बच्चे का कंकाल प्राप्त हुआ है। घरेलू एवं पालतू पशुओं में हम देखेंगे कुबड़, दाढ़, वृषभ, भेड़, भैंस एवं बकरियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लास्ट वैक्स तकनीक का प्राचीनतम प्रमाण। ठीक है, लास्ट वैक्स तकनीक क्या थी? ये मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग होता था। ठीक है, इसका प्राचीनतम, अभी हम सैंधव सभ्यता के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पे इस तकनीक का बहुतायत प्रयोग होता है। उसका प्राचीनतम, इस तकनीक का प्राचीनतम प्रमाण हमको पहले ही यहाँ से मिल जा रहा है, नवपाषाण काल के स्तर से मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये था उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मेहरगढ़। ठीक है, आगे हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में। ठीक है, तब तक मिलते हैं। ठीक, जय, धन्यवाद।